नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खबरों के साप्ताहिक डोज में। इस बुलेटिन में बात होगी उन खबरों की जो हफ्ते भर सुर्खियां बनी रही, वो खबरें जो ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई, वो छोटी खबरें जो खबरों की भीड़ में कहीं गुम हो गई थी, और साथ ही बात करेंगे उन खबरों की भी जिनका सीधा सरोकार है आपसे। तो आइए खबरों के साप्ताहिक डोज की शुरुआत करते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि साप्ताहिक डोज में हफ्ते की किन बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। नए संसद भवन का शिलान्यास। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के नए संसद की नींव रखी है। इसके अलावा संसद हमले की बरसी है आज, इस खबर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं किसानों का आंदोलन बीते 18 दिन से लगातार जारी है। किसान सड़कों पर है और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार और किसानों के बीच टकराव लगातार जारी है और यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक कर सकता है। वहीं नड्डा पर हमले की जांच भी लगातार जारी है। इस खबर पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा को मेट्रो की सौगात मिली है। इसके अलावा सल्फरलेस चीनी का उत्पाद होगा, इस खबर पर भी विस्तार से बात होगी आज साप्ताहिक डोज में। भारत में 8 वैक्सीन पर ट्रायल लगातार जारी है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच 8 वैक्सीन पर ट्रायल जारी है और पीएम वाड़ी योजना की शुरुआत हुई है इस हफ्ते। इस खबर पर भी विशेष चर्चा होगी। वहीं पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदला है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। भारत में नए संसद भवन के निर्माण होने जा रहा है और करीब 971 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे संसद के नए भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। शिलान्यास की शुरुआत गणेश पूजन से की गई और इसके बाद भूमि पूजन हुआ। भगवान विष्णु समेत भगवान वराह के स्वरूप का भी पूजन किया गया और भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाना प्रस्तावित है और इसका निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा। नई इमारत भूकंप रोधी होगी, जिसमें एक साथ 1224 सांसद बैठ सकेंगे और प्रत्येक संसद सदस्य को दोबारा निर्मित श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसका निर्माण 2024 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा नए संसद भवन के निर्माण का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को किया था और इस नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मेसर्स HCP डिजाइन और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की ओर से किया जाएगा और निर्माण कार्य के दौरान संसद के सत्रों के आयोजन में कम से कम व्यवधान हो और पर्यावरण संबंधी सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जाए, पालन किया जाए। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी और इसमें संयुक्त सत्र के दौरान 1124 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और नई संसद भवन के शिलान्यास के समय सर्वधर्म प्रार्थना हुई और इस दौरान हर धर्म के प्रमुख मौजूद रहे। देश उन वीरों को याद कर रहा है जिन्होंने 19 साल पहले हमारी संप्रभुता के प्रतीक संसद को घातक आतंकी हमले से बचा लिया था। 13 दिसंबर 2001 की उस तारीख को पाकिस्तान की सरजमी पर फले फूले आतंकी भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में घुस आए थे और वे अपने मंसूबों में सफल भी हो जाते अगर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान न होते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संसद पर हमले की बरसी पर उन बहादुरों को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम 2001 में आज के दिन अपनी संसद पर हुए कायराना हमले को कभी नहीं भूलेंगे।
वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमें आतंकवादी ताकतों को हराने का संकल्प और मजबूत करना होगा। राष्ट्रपति के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट में कहा गया कि राष्ट्र बड़ी कृतज्ञता से उन बहादुर शहीदों को याद करता है जिन्होंने 2001 में आज के दिन संसद की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी थी। हमारे लोकतंत्र के मंदिर में उन रखवालों के बलिदान को याद करते वक्त हमें आतंकी ताकतों को हराने के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूत करना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि हम उनकी बहादुरी और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने हमारी संसद की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। भारत हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। बताते चलें कि 19 साल पहले आज ही के दिन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। वे परिसर में घुसकर गोलीबारी कर रहे थे और इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। आतंकवादियों की गोलीबारी में जान गंवाने वालों में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक महिला कर्मी, संसद परिसर में तैनात एक वॉच एंड वार्ड कर्मचारी और एक माली भी शामिल थे। वहीं गोलीबारी में एक फोटो पत्रकार की भी जान चली गई थी। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है। लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस लगातार अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को फिलहाल खोल दिया गया है और सभी बैरिकेडिंग्स यहां से हटा दी गई है। चिल्ला बॉर्डर 12 दिनों से बंद था और किसानों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। सहमति बनने के बाद इस बॉर्डर को खोला गया है। वहीं धरने पर बैठे किसानों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री के आवास पर 5 सदस्यीय टीम ने मुलाकात की थी और इस बैठक में कृषि मंत्री भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री के सामने किसानों ने 18 सूत्री मांगों को रखा था, जिनमें मुख्य मांग किसान गठन आयोग की रही। मांगों में एमएसपी का जिक्र नहीं है और पंजाब से लगातार हरियाणा में हो रहे किसानों के मूवमेंट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 4 बड़े आईपीएस अधिकारियों की फील्ड में तैनाती कर दी है। ये आईपीएस ऑफिसर्स अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर इस बीच 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। सीजेआई एसए बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दाखिल की गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चारुनी ने कहा कि पंजाब से आने वाले किसानों को रोका जा रहा है और हम सरकार से किसानों को दिल्ली पहुंचने की अनुमति देने की अपील करते हैं। अगर सरकार 19 दिसंबर से पहले मांगे नहीं मानती है तो हम उसी दिन गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस से उपवास शुरू करेंगे। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि हमने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है और यूनियन के नेता 14 दिसंबर को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो किसान तैयार हैं। वहीं राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करेंगे। 14 दिसंबर को सारे देश में डीसी ऑफिस में प्रोटेस्ट करेंगे। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अब किसान 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। किसान संगठनों के मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों के लिए 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है और नए कृषि कानूनों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किसानों के 13 प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के ठीक एक दिन बाद केंद्र की तरफ से किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव में सरकार ने कहा था कि वर्तमान में लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था को जारी रखने के लिए लिखित में आश्वासन देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसानों ने कानून में प्रस्तावित संशोधन को खारिज कर दिया है क्योंकि किसान कानूनों को निरस्त किए जाने से कम कुछ भी नहीं चाहते, लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं और नए मसौदा में कुछ भी नया नहीं है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान नेताओं के साथ अपनी पूर्व की बैठकों में नहीं कहा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी के सभी मार्गों को बंद करेंगे किसान और जिला मुख्यालयों के साथ ही भाजपा के जिला कार्यालयों का भी घेराव करेंगे। किसान नेताओं ने साथ ही ये भी मांग की है कि एमएसपी व्यवस्था को कानूनी समर्थन दिया जाए। कृषि मंत्रालय की तरफ से भेजे गए मसौदा प्रस्ताव में सरकार की तरफ से कहा गया था कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जो आपत्तियां हैं उन पर सरकार खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है और इसमें हालांकि नए कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी प्रदर्शनकारी किसानों की मुख्य मांग का कोई उल्लेख नहीं।
गृह मंत्री के साथ किसानों की हुई बैठक में गतिरोध दूर नहीं हो पाया था और सरकार इन कानूनों को किसान हितैषी बताकर उन्हें बरकरार रखने पर लगातार अड़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तीनों अधिकारियों को डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही के चलते ये बड़ी कार्रवाई की। गृह मंत्रालय के एक्शन पर टीएमसी ने प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गृह मंत्रालय पर पश्चिम बंगाल के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को आतंकित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजना गृह मंत्रालय के द्वारा दबाव डालने की रणनीति है और ऐसा करके राज्य में इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया, निशाना साधा। विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं पर ईंट बरसा रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हमले की साजिश रची गई, लेकिन बीजेपी की अपनी रीति नीति है। हम अपनी सहिष्णुता नहीं छोड़ सकते और हम ईंट का जवाब फूल से देंगे। हमारा कमल राज्य को नई पहचान देगा। जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में थे। जब नड्डा डायमंड हार्बर की ओर जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए और हमला किया गया। इस दौरान जेपी नड्डा तो सुरक्षित रहे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को चोट जरूर आई। पार्टी अध्यक्ष के काफिले पर इस तरह हुए हमले के बाद से ही बीजेपी लगातार आग बबूला है और पीएम मोदी ने फोन कर जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय का हाल जाना, तो वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सभी अन्य मंत्रियों ने हमले की निंदा करते हुए ममता सरकार पर सवाल खड़े किए। इस पूरे मामले में अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताते चलें कि बंगाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं और इसके अलावा पुलिस ने एक एफआईआर बीजेपी नेता राकेश सिंह के खिलाफ दर्ज की है, जिन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया गया है। बंगाल पुलिस के मुताबिक जेपी नड्डा के काफिले को जेड सुरक्षा के अलावा बंगाल पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई थी। और फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हफ्ते की 5 और बड़ी खबरों पर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। भूपेश बघेल सरकार के विकास हितैषी फैसलों से छत्तीसगढ़ नए मकाम गढ़ता जा रहा है। कोरोना संकट के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, लॉकडाउन में सर्वाधिक स्टील उत्पादन का रिकॉर्ड, एमएसएमई प्रमोशन एवं डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 2। छत्तीसगढ़ में 464 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मिली मान्यता। छत्तीसगढ़ को बेस्ट इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति बनाते वक्त ही हमारा लक्ष्य स्पष्ट था कि हमें कोर सेक्टर उद्योगों के साथ साथ कृषि आधारित उद्योगों और वैश्विक तकनीकी आधारित उद्योगों की भी स्थापना और विकास करना है। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। कोर सेक्टर उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की अवधि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई। भूजल के औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित जल दरों में कमी। एमएसएमई को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा। उद्योगों के लिए 15 दिन में भूमि का डायवर्जन। किसानों को स्थानीय स्तर पर ही समुचित मूल्य दिलवाने के लिए धान और गन्ने पर आधारित जैव ईंधन बायो इथेनॉल के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जिस तरह संभावनाओं के द्वार खोले हैं, वो पूरे देश को राह दिखा रहा है। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्ता होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पीएम मोदी ने आगरा को मेट्रो की सौगात दी है। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री ने इस दौरान आगरा को इतिहास संजोया शहर बताया। उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी के साथ कदम ताल कर रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद थे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 4500 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो लाइन देश भर में संचालित की जा रही है और लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। आधुनिक सुविधाएं और कनेक्टिविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का ये सामर्थ्य और अधिक बढ़ रहा है। वहीं देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बनाया जा रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेसवे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों को सेवा देगा। उन्होंने आगे कहा कि जब आप साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर साल आगरा में देश और विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कमी के चलते टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आगरा मेट्रो परियोजना में कुल 29.4 किलोमीटर की लंबाई वाले 2 कॉरिडोर शामिल हैं और ये ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड को जोड़ेगा। इस परियोजना से शहर की 26 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। वहीं परियोजना के पहले चरण में सिकंदरा से ताज ईस्टो गेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। अनुमान है कि पहले चरण में दिसंबर 2022 तक सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो सेवा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को मुंडेरवा और पिपराइच चीनी मिल की सौगात दी है। नए पेराई सत्र के दौरान इन दोनों मिलों से चीनी का उत्पादन शुरू हो रहा है। पूर्वांचल के गन्ना किसानों के लिए इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी पहले बस्ती के मुंडेरवा स्थित चीनी मिल पहुंचे, जहां उन्होंने सल्फर लेस प्लांट का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम योगी ने गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल में सल्फर लेस प्लांट की शुरुआत की और अत्याधुनिक प्लांट लगाने में 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस दौरान प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद रहे।
वहीं गन्ना किसानों को चीनी मिल की सौगात देते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने साजिश के तहत 21 चीनी मिलें बेची। जब हमारी सरकार बनी तो हमने पिपराइच और मुंडेरवा में नई चीनी मिलें खोली। नई मिलों में 4 गुना अधिक गन्ने से चीनी का उत्पादन होगा। सल्फरलेस चीनी के उत्पादन से किसानों को बड़ा फायदा होगा। सल्फरलेस चीनी सामान्य चीनी के मुकाबले 1.5 से 2 रुपए ज्यादा मूल्य पर बिकेगी। वहीं प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि सल्फरलेस चीनी के उत्पादन से गन्ना किसानों को लाभ तो मिलेगा ही, इसके साथ ही साथ 10,000 युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। सल्फरलेस चीनी के उत्पादन से पूर्वांचल की चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता देश भारत में अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन को आपात मंजूरी दी जा सकती है। भारतीय ड्रग कंट्रोलर की तरफ से कम 3 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की इजाजत पर विचार किया जा रहा है। वहीं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद की दवा कंपनी भारत बायोटेक ने पहले ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास उनके संभावित कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मांगी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की एक एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से सीरम और भारत बायोटेक के आवेदन का विश्लेषण करने के बाद आंकड़ा मांगा गया है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर भारतीय इकाई ने भी इमरजेंसी इस्तेमाल की परमिशन मांगी है। इस हफ्ते मीडिया ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया कि चल रहे ट्रायल के बीच वे तीनों वैक्सीन लाइसेंस जारी कर सकते हैं। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के बारे में बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में 8 वैक्सीन अलग अलग चरण में हैं। एक कोविशील्ड है जिसे एस्ट्राजेनेका के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है। इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है और इसकी तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया गया है। एक अन्य वैक्सीन है कोवैक्सीन जिसे स्वदेशी तौर पर भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से तैयार किया है। इस वैक्सीन का तीसरे चरण में ट्रायल चल रहा है। कोवैक्सीन के भी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए आवेदन किया गया है। तीसरी वैक्सीन है ड्राई कोविड जिसे अहमदाबाद के कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की तरफ से केंद्र सरकार के विभाग बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका दूसरे फेज का ट्रायल जारी है और इसके अलावा चौथी वैक्सीन है स्पुतनिक वी जिसे डॉक्टर रेड्डी लैब हैदराबाद रूस के गामलेया नेशनल सेंटर की मदद से तैयार किया जा रहा है। दूसरे चरण का भारत में ट्रायल पूरा हो चुका है और तीसरे चरण का अगले हफ्ते ट्रायल शुरू होगा। वहीं 5वीं वैक्सीन NVX कोव 2373 है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवैक्सिन के सहयोग से तैयार किया है और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए ड्रग रेगुलेटर से विचार लिया जा रहा है। इसके अलावा रिकोबिएंट प्रोटीन एंटीजन HGCO19 भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला किया गया है कि सरकार देश में 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलेगी। इस योजना को PM वाईफाई एक्सेस इंटरफेस का नाम दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए देश में वाईफाई की क्रांति लाई जाएगी। इस बाबत PM मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस योजना से हमारे छोटे दुकानदार वाईफाई सेवा प्राप्त कर सकेंगे, उनकी आय को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही ये सुनिश्चित होगा कि हमारे युवाओं को आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूत करेगी ये सेवा। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा था कि ऐतिहासिक PM वाणी यानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है वो तकनीक की दुनिया में क्रांति लाएगी। बताते चलें कि मोदी सरकार की इस योजना के तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस यानी कि PDO खोलेगी और खास बात यह है कि इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डेटा ऑफिस में बदल सकते हैं। सरकार की ओर से डेटा ऑफिस, डेटा एग्रीगेटर और ऐप सिस्टम आदि के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की परमिशन दी जाएगी। सरकार देश में करीब 1 करोड़ डेटा सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक अब सुदूर लक्षद्वीप के द्वीपों में भी तेज इंटरनेट पहुंच जाएगा। इसके अलावा वहां पर फाइबर कनेक्टिविटी का काम कर कोची से लक्षद्वीप के लिए 11 द्वीपों में 1000 दिन में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इन सब के अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी लागू होगी, जिसके तहत 2023 तक कुल 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना से करीब 58 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने
अरुणाचल प्रदेश, असम के 2 जिलों में USOF योजना को भी मंजूरी दी है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश से ठिठुरन बढ़ने लगी है। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत कई धामों में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली की ऊंची चोटियों के साथ यमुनोत्री धाम, औली, खरसाली गांव और चक्राता के लोखंडी में अच्छी बर्फबारी हुई है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं नई टिहरी और आसपास के क्षेत्रों में रुद्रप्रयाग जिले के निचले इलाकों में बारिश हो रही है। कई जगह कोहरा भी छाया रहा। नैनीताल, बागेश्वर, डीडीहाट, भीमताल और पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी क्षेत्र में अभी भी घने बादल छाए हैं। प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक तापमान में एकाएक गिरावट आ सकती है और इससे सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। साथ ही लोगों को सर्दी से बचाव और अतिरिक्त सावधानी बरतने के सुझाव दिए हैं। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक आज कुछ इलाकों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं राजधानी दून समेत आसपास के इलाकों में बारिश भी हो सकती है। अगले 12 घंटों के दौरान गढ़वाल के कई इलाकों में बारिश की आशंका जताई है मौसम विभाग ने, और इसके अलावा ओले और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। विभाग ने 15 दिसंबर तक पहाड़ के अधिकतर इलाकों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। चमोली जिले में भारी बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में कई फीट तक बर्फ जमी है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं और इससे आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अधिकतम तापमान में एकाएक होने वाली कमी से ठंड बढ़ सकती है और इसको देखते हुए लोगों से ठंड से बचाव करने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लाइव टुडे।